हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं, इन्फ्लेशन। देखिए, इन्फ्लेशन की बात करें ना तो हम सभी की लाइफ का कहीं ना कहीं पार्ट है, क्योंकि हम जो भी सामान खरीदते हैं, गुड सर्विसेज खरीदते हैं, वो कहीं ना कहीं महंगी हो रही हैं। तो किस तरीके से इन्फ्लेशन को समझा जाएगा, क्या हमारी जिंदगी में वो पार्ट है, किस तरीके से वो इकोनॉमी पे इम्पैक्ट करते हैं, हमारी डेली लाइफ को इम्पैक्ट करते हैं, कैसे मेजर करते हैं, सारी ही चीजें इस वीडियो में समझेंगे। तो देखिए, सबसे पहले इन्फ्लेशन का अगर हिंदी वर्ड समझे ना तो हिंदी में इन्फ्लेशन को बोलते हैं महंगाई। महंगाई यानी जो भी आपके गुड सर्विसेज हैं, जो भी आप चीजें इनमें डील कर रहे हैं, उनके प्राइसेस बढ़ रहे हैं। तो उनके प्राइसेस बढ़ रहे हैं, किस तरीके से इसको लिखेंगे। तो देखिए, इन्फ्लेशन मींस प्राइसेस ऑफ एवरीडे आइटम, चाहे हम फूड की बात करें, क्लॉथ की बात करें, ट्रांसपोर्ट की, हाउसिंग की, ये सब क्या हो रहे हैं, की प्राइसिंग। तो इसी को इन्फ्लेशन बोलते हैं। तो जब भी किसी भी गुड और सर्विसेज के जो हमने एग्जांपल लिए, चाहे वो फूड है, चाहे वो क्लॉथ है, चाहे वो ट्रांसपोर्ट है, चाहे वो हाउसिंग है, या और कोई भी आइटम, अगर उन सबके प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो हम कहेंगे इन्फ्लेशन की सिचुएशन है। वहीं अगर प्राइसेस गिरते हैं, डाउन जाते हैं, तो उसको डिफ्लेशन बोलते हैं। अब देखिए, प्राइसेस अगर बढ़ते हैं तो उससे क्या होता है, द सेम 100 रुपीज टूडे बाइज लेस देन बिफोर, यानी 100 रुपीज में जो आ जाएगा, उस 100 रुपीज में वो कम सामान आएगा। तो एक एग्जाम्पल लिया है मैंने। सपोज कर लीजिएगा 100 रुपीज में पहले 2 लीटर मिल्क आता था। अगर मिल्क सपोज कर लीजिए 50 रुपीज लीटर था, तो पहले 2 लीटर आ जाता था। बट अगर मैं आपसे कहता हूँ मिल्क 70 रुपीज हो गया, तो क्या अब 2 लीटर आएगा। तो 2 लीटर मिल्क के लिए अब 140 रुपीज चाहिए, तो 100 रुपीज में 2 लीटर से कम मिल्क आएगा। तो एक एग्जाम्पल लिया कि जहां 100 रुपए में पहले 2 लीटर मिल्क आता था, अब सिर्फ 1.5 लीटर मिल्क आता है। इसी को आप बोलते हैं महंगाई, इसी को आप बोलते हैं इन्फ्लेशन। तो सेम पैसों में पहले से कम चीजें मिलती हैं, ये आपका हो गया इन्फ्लेशन, बहुत सिंपल लैंग्वेज में। अब इन्फ्लेशन अगर हम समझें तो इन्फ्लेशन कैसे होता है, तो इसको आप समझिए। मैं आपको यहाँ कुछ पॉइंट्स दिखाता हूं। तो इन्फ्लेशन कई तरीके से होता है, तो एक एक करके समझते हैं हम इसको। सबसे पहले देखिए, इन्फ्लेशन के लिए दे रखा है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। तो देखिए, ये हम जानते हैं कि जब भी किसी चीज की डिमांड बढ़ती है तो महंगाई बढ़ जाती है। उसका रीजन क्या है, देखिए हमारे पास जो रिसोर्सेज है ना, जो सामान है, वो लिमिटेड है। बट क्या होगा, उसकी डिमांड बहुत बढ़ जाएगी तो हर कोई ज्यादा पैसे देने लग जाएगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, कभी कभी हम देखते हैं कि मान लीजिए किसी चीज की शॉर्टेज हो जाती है तो प्राइस बहुत बढ़ जाते हैं। जैसे सपोज कर लीजिए, चाहे अनियन की बात कर लीजिए, टमाटो की बात कर लीजिए। मान लीजिए कहीं पर बारिश आधी तूफान आ गया है, या फसल खराब हो गई। और प्याज की बात करते हैं, ओनियन की। तो लिमिटेड अनियन है हमारे पास, मान लीजिए 100 केजी अनियन है, और हर कोई कह रहा है कि मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, यानी डिमांड बहुत है और सप्लाई कम है। तो क्या होगा, अगर 50 रुपए किलो है तो लोग कहेंगे मैं 60 रुपए दे दूंगा, मुझे दे दो। कोई कहेगा मैं 100 रुपए दे दूंगा, मुझे दे दो। तो उससे क्या हो रहा है, पैसे बढ़ने लग गए। क्यों? क्योंकि डिमांड बहुत हाई होने लगी। अभी हमने शॉर्ट टाइम पहले देखा था, सिल्वर के रेट बहुत बढ़ गए। जहां सिल्वर 80,000 रुपए किलो थी, वहां 1.5 लाख तक पहुंच गई, 2 लाख तक पहुंच गई। क्यों? क्योंकि सिल्वर की सप्लाई तो लिमिटेड है, पर डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ने लग गई। तो इसी को बोलते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। तो आप कहेंगे टू मेनी पीपल वांट टू बाय बट देयर आर नॉट एनफ गुड्स, यानी जो सप्लाई है, हम सप्लाई की अगर बात करें तो सप्लाई जो है वो आपकी लिमिटेड है, थोड़ी सी है। और जो आपकी डिमांड है, डिमांड बहुत हाई है। तो जब डिमांड बहुत हाई है तो क्या होगा, सप्लाई लिमिटेड है, तो फिर उसकी वैल्यू बढ़ने लग जाएगी। तो इसी को बोलते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। तो एक एग्जांपल लिया है, इफ एवरीवन वांट्स अनियन बट देयर आर फ्यूअर अनियंस, केवल सप्लाई लिमिटेड इन द मार्केट, शॉपकीपर चार्ज मोर एंड प्राइसेस शूट अप। तो आपको समझ में आया होगा, इस तरह से रीजन है, ये एक रीजन है जिसकी वजह से इन्फ्लेशन होती है, और इसको बोलते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। अच्छा, दूसरी बात करें, दूसरा है आपका कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन। तो कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन, देखिए नाम से क्लियर हो रहा है, कॉस्ट, जब चीजों की कॉस्ट बढ़ जाती है तो वहां पे उसकी इन्फ्लेशन भी बढ़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा होगा जब गवर्नमेंट पेट्रोल के प्राइस बढ़ा देती है, तो जब गवर्नमेंट पेट्रोल के प्राइस बढ़ा देती है तो क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो जाता है। तो सब्जियों के या आने जाना जो भी सामान है, वो सारे रेट बढ़ जाते हैं। तो यहाँ एग्जाम्पल लिया है कि अगर पेट्रोल के प्राइसेस, यहाँ पे अगर हम बात करें पेट्रोल के प्राइस अप होंगे तो ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो जाएगा तो सब्जियों के प्राइस महंगे हो जाएंगे। या फैक्ट्री की वेजेस अगर महंगी हो जाएंगी तो प्रोडक्ट के प्राइस महंगे हो जाएंगे। यानी समझिए, जब भी किसी एक प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ती है तो उससे रिलेटेड सारी चीजों पर इंपैक्ट आता है और उनकी भी कॉस्ट बढ़ जाती है। तो इसी को बोलते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। तो दो तरह की हमने बात कर ली,
पहली हमने बात कर ली डिमांड पुल इन्फ्लेशन, दूसरी हमने बात कर ली कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। अब दो तरह की और होते हैं रीजन, तीसरा है आपका बिल्ट इन इन्फ्लेशन। देखिए बिल्ट इन इन्फ्लेशन क्या है, आप एक एग्जांपल समझिए। अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, उस कंपनी में जो एम्प्लॉइज हैं उन सब ने कहा कि भाई हमारी सैलरी बढ़ाओ, 6 पे से 7 पे आ गया, 7 पे से 8 पे कमीशन आ गया, सबकी जो एम्प्लॉयर है उसको सबकी सैलरी बढ़ानी पड़ी। तो अपना प्रॉफिट मेंटेन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसे प्राइसेस भी बढ़ाने पड़ेंगे उन गुड्स और सर्विसेज के, क्योंकि वो उनकी सैलरी कहां से निकालेगा, वो अपने पास से ही निकालेगा। तो वो क्या करेगा, एम्प्लॉइज की सैलरी तो बढ़ा दी, अब जो ज्यादा पैसा देना पड़ रहा है तो वो अपने प्राइसेस भी बढ़ा देगा, अपना प्रॉफिट भी बढ़ा देगा। प्रॉफिट बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसे प्राइस बढ़ाने पड़ेंगे प्रोडक्ट के। तो इसी को बोलते हैं बिल्ट इन इन्फ्लेशन। तो आप देखिए एम्प्लॉय डिमांड्स मोर सैलरी बिकॉज प्राइसेस राइज, ठीक है, कंपनीज इंक्रीज प्राइसेस टू कवर सैलरीज। तो इस तरीके से, और ये ना एक तरीके का लूप है, जैसे जैसे कंपनी की कॉस्ट बढ़ती रहेगी, कंपनी के एम्प्लॉय ज्यादा सैलरी मांगेंगे, उस हिसाब से उसको सेम प्रॉफिट मेंटेन करने के लिए उसको प्राइसेस बढ़ाने होंगे। तो पहला हमने समझा डिमांड की वजह से, अगर डिमांड बहुत हाई होती है सप्लाई कम होती है, वो एक रीजन है इन्फ्लेशन का। दूसरा हमने बात की कॉस्ट की, क्योंकि कॉस्ट बढ़ जाती है प्रोडक्ट्स की तो उससे जो रिलेटेड है, जैसे हमने पेट्रोल की बात की तो पेट्रोल से ट्रांसपोर्ट बढ़ गया, ट्रांसपोर्ट से सब्जियों के रेट बढ़ गए, तो ये कॉस्ट पुल है। और अगर कंपनी के जो एम्प्लॉइज हैं या इनिशियल जो बिल्ट इन कॉस्ट है वो अगर बढ़ जाती है तो उसको बोलते हैं बिल्ट इन इन्फ्लेशन। और एक पॉइंट और है फोर्थ, अगर आप देखोगे यहाँ पे, जस्ट ए सेकेंड, फोर्थ पॉइंट आप देखोगे तो मॉनिटरी इन्फ्लेशन, ये आप जनरली इकोनॉमिक्स में जरूर पढ़ेंगे। तो आप देखते हैं जब मार्केट में ज्यादा सप्लाई आ जाती है, मार्केट में ज्यादा पैसा आ जाता है, तो उससे भी इन्फ्लेशन बढ़ जाती है। तो गवर्नमेंट अगर लोन को सस्ता कर देती है, लोग इजीली लोन ले रहे हैं, तो क्या हो रहा है, लोगों पे पैसे ज्यादा आ रहे हैं, ज्यादा पैसे आ रहे हैं तो हर कोई सामान खरीदने जा रहा है, तो उससे क्या हो रहा है, सामान तो लिमिटेड है, तो उससे क्या हो रहा है, उससे प्राइसेस बहुत बढ़ रहे हैं। तो इसी को बोलते हैं आपका मॉनिटरी इन्फ्लेशन। तो आप देखिए जब लोन रेट्स कम होते हैं तो लोग ज्यादा बोरो करते हैं, जब ज्यादा बोरो कर लेंगे लोगों पे ज्यादा पैसा आ जाएगा, ज्यादा खर्च करेंगे, ज्यादा खर्च करेंगे क्योंकि सामान लिमिटेड है, सप्लाई लिमिटेड है, तो प्राइसेस बढ़ना शुरू हो जाएंगे। तो इसी को बोलते हैं मॉनिटरी इन्फ्लेशन। तो अभी हमने समझा कि इन्फ्लेशन क्या होता है, जब गुड सर्विसेज के प्राइस राइज होते हैं उसे इन्फ्लेशन बोलते हैं। इन्फ्लेशन क्यों बढ़ता है, चार तरीके से हमने बात की। सबसे पहले हमने डिमांड की बात की, दूसरा हमने कॉस्ट की बात की, तीसरा हमने बिल्ट इन की बात की, और फोर्थ हमने बात की मॉनिटरी इन्फ्लेशन की। अब इन्फ्लेशन कितने टाइप्स का होता है इसको अगर आपको समझना है तो मैंने एक बहुत सिंपल पॉइंट्स में यहाँ लिख रखा है, विद एन एग्जांपल और परसेंटेज आपको समझ में आएगा। तो देखिए इन्फ्लेशन को ना, इन्फ्लेशन देखिए अगर 0% है तो कोई इन्फ्लेशन नहीं है, अगर मैं कह रहा हूँ 50% है, 100% है, जी हाँ 50% और 100% भी इन्फ्लेशन हो जाती है, तो वो जो है वो आपका फिफ्थ पॉइंट है, हाइपर इन्फ्लेशन। तो देखिए सबसे पहला तो हम समझते हैं क्रीपिंग इन्फ्लेशन। तो 2-3% जो होती है, जैसे अगर हम बात करें बहुत सारी कंट्रीज हैं, अगर डेवलप्ड कंट्रीज हैं जैसे हम यूएसए वगैरह की बात करें तो वहां पे बहुत कम इन्फ्लेशन रहती है, तो वो इकोनॉमिकली हेल्दी भी रहती है, तो उसको बोलते हैं क्रीपिंग इन्फ्लेशन, स्लो एंड नॉर्मल, हेल्दी फॉर इकोनॉमी। वहीं अगर हम इंडिया की जैसे बात करें तो इंडिया में हम कहेंगे वॉकिंग इन्फ्लेशन है। जैसे आरबीआई ने सेट कर रखा है कि 4% से तो बेस है, इतनी तो होती है, और +-2% इन्फ्लेशन, यानी अगर 6% को क्रॉस करती है तो फिर गवर्नमेंट मेजर लेने लगती है उस इन्फ्लेशन को डाउन करने के लिए। तो इंडिया में इसे बोलते हैं वॉकिंग इन्फ्लेशन, ये 3 से 10% होती है, नोटिसेबल होती है, मिडिल क्लास फील प्रेशर। तो आप देखिए जनरली इन्फ्लेशन 5-6% हो जाती है, तो अगर आपने बैंक में पैसे जमा किए और उस पर आपको 5% या 6% रिटर्न मिल रहा है, और इन्फ्लेशन भी 6 या 7% है, तो आपको रियल रिटर्न तो कुछ भी नहीं मिला, तो ये है आपकी वॉकिंग इन्फ्लेशन। थर्ड हम बात करेंगे रनिंग इन्फ्लेशन। अगर इन्फ्लेशन 10-20% होती है तो उसको रनिंग इन्फ्लेशन बोलते हैं। इससे क्या होगा, आपका चीजें महंगी हो गई बहुत, अब आपको ज्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं, तो आपके पैसे बहुत जल्दी जल्दी खत्म होने लग जाएंगे, यानी आपकी जो सेविंग है वो श्रिंक होने लगेगी बहुत जल्दी जल्दी। और फोर्थ हम जो बात कर रहे थे हाइपर इन्फ्लेशन की, ये तो बहुत बेकार इन्फ्लेशन है, कंट्रीज बिल्कुल बेकार हो जाती हैं। तो हमने जिम्बाब्वे की बात करें, वेनेजुएला की बात करें, तो यहाँ पे आप देखिए, पाकिस्तान की आप बात करिए, तो यहाँ पे इन्फ्लेशन बहुत हाई जा रही है, तो इससे क्या होता है, इकोनॉमी बिल्कुल डाउनफॉल जाने लगती है। तो अभी हमने ये समझा इन्फ्लेशन कितने टाइप्स की हो सकती है इन टर्म्स ऑफ कि परसेंटेज के बेस पे बात करें। अब हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं इन्फ्लेशन में, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट आने वाले हैं अभी, हाउ इन्फ्लेशन इज मेजर्ड। तो इन्फ्लेशन दो तरीके से मेजर्ड की जा सकती है, एक होती है आपकी सीपीआई और एक होती है आपकी डब्ल्यूपीआई। तो देखिए सीपीआई होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, तो हम जो कंज्यूमर होते हैं ना, जो डेली के आइटम्स होते हैं
उन आइटम्स को हम यूज करते हैं। तो अगर उन आइटम्स को की बास्केट बना के इन्फ्लेशन मेजर की जाती है तो उसे बोलते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो आप देखिए, मेजर द प्राइस चेंजेस ऑफ आइटम्स पीपल यूज डेली। तो आप जो भी डेली का सामान यूज करते हैं, इसकी पूरी बास्केट बनाई जाती है गवर्नमेंट के थ्रू, और इसके थ्रू देखा जाता है कि ये चीजें कितनी महंगी हो रही हैं एक टाइम पीरियड में। तो उसी को बोलते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। अच्छा, ये बास्केट में क्या क्या चीजें आ जाती हैं तो मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। तो कुछ बास्केट के आइटम ले लिए हैं, जैसे फूड्स की दाल, चावल, मिल्क, फ्यूल, क्लॉथिंग, हाउसिंग, हेल्थ केयर, एजुकेशन। आप देखिए, ये सारे वही आइटम है जो हम डेली यूज करते हैं। तो अगर इन सारे आइटम्स की एक बास्केट बना के इन्फ्लेशन चेक की जाती है तो उसी को क्या बोलते हैं, सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। और वहीं अगर हम बात करें होलसेल वाले आइटम्स को लें कि बल्क में आइटम को लें, तो उसी को बोला जाएगा होलसेल प्राइस इंडेक्स। तो इस दो तरीके से मेजर की जाती है इकोनॉमी में। तो मेजर्स इन्फ्लेशन इन होलसेल मार्केट। तो रॉ मटेरियल्स की बात करें, बल्क ट्रेड की बात करें, इन सब की बात करें तो होलसेल प्राइस इंडेक्स के थ्रू हम इन्फ्लेशन मेजर करते हैं। इंडिया में मोस्टली जो हम रिटेल इन्वेस्टर हैं, जो हम लोग हैं, वो क्या देखते हैं, वो सीपीआई देखते हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जिससे हमें ये पता लगता है हमारी जो डेली की जरूरत की चीजें हैं वो कितनी महंगी हो रही हैं, कितनी सस्ती हो रही हैं, और इन्फ्लेशन कितनी ज्यादा है, जिसके बेसिस पे हम अपनी रियल रिटर्न चेक कर पाते हैं। तो आइडिया हो रहा होगा आपको, समझ में आ रहा होगा कि इन्फ्लेशन किस तरीके से मेजर होती है, कितने टाइप्स की होती है। अब हम बात कर रहे हैं व्हाट कॉजेज इन्फ्लेशन इन इंडिया। देखिए, इंडिया में इन्फ्लेशन क्यों हो रही है। तो सबसे पहले आप ये देखिए, फूड सप्लाई प्रॉब्लम। हम देखते हैं कहीं कहीं पे बारिश हो रही है, ठीक है, आधी तूफान आ रही है, फसल खराब हो गई, कभी टमाटर की फसल खराब हो गई या सब्जियां बेकार हो गई, तो फूड आइटम या गेहूं का नुकसान हो गया, बारिश अच्छी नहीं हुई, तो क्या होगा, लिमिटेड गेहूं है हमारे पास पर कंज्यूम करने वाले तो बहुत लोग हैं, तो क्या होगा, सप्लाई कम हो गई, डिमांड ज्यादा हो गई, तो फिर उस चीज की इन्फ्लेशन होने लगती है। तो पहला पॉइंट तो है फूड की सप्लाई की प्रॉब्लम है, इसलिए हमारे यहाँ इन्फ्लेशन है। दूसरी बात करते हैं पेट्रोल और डीजल प्राइसेस। आप देखिए, पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस कितनी जल्दी बढ़ जाते हैं। तो जब पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस बढ़ते हैं फिर क्या होता है, फिर बाकी सारी चीजें बढ़ने लगती हैं, जैसे हमने बात की थी, ट्रांसपोर्ट महंगा हो जाता है आपका। और जब ट्रांसपोर्ट महंगा हो जाता है तो जो भी सामान आता है ट्रांसपोर्ट के थ्रू वो सारा उसकी कॉस्ट में लग जाता है और वो भी महंगा हो जाता है। तीसरा, इंपोर्ट डिपेंडेंस। देखिए, हम बहुत सारी चीज जैसे क्रूड ऑयल की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करते हैं, ये सारी चीज ना हम इंपोर्ट करते हैं बाहर से। तो गवर्नमेंट क्या करती है, या तो क्रूड ऑयल इंपोर्ट पे टैरिफ लगा देती है, ठीक है, या क्या करती है, या जो क्रूड ऑयल है उसके रेट बहुत बढ़ जाते हैं, तो जब क्रूड ऑयल के रेट बढ़ गए तो पेट्रोल के प्राइस बढ़ जाएंगे, पेट्रोल के प्राइस बढ़ेंगे तो अल्टीमेटली फिर सब बढ़ जाएगा। फोर्थ हम बात करते हैं जीएसटी। अभी तो देखिए गवर्नमेंट ने जीएसटी रिड्यूस किया है 28 से 18%, तो रेट काफी कम हो गए। बट पहले क्या था, जब वेट था उसके बाद गवर्नमेंट ने जीएसटी लगा दिया था। या बहुत सारे आइटम्स होते हैं जैसे कार वगैरह जिन पे गवर्नमेंट अलग से सेस लगा देती है, टोबैको वगैरह पे, लिकर वगैरह पे, तो उससे क्या होता है, लिकर पे तो जनरली वेट लगता है अभी, बट जब गवर्नमेंट जब भी लिकर पे वेट बढ़ा देती है या फिर कोई भी टोबैको आइटम वगैरह इन पर जीएसटी बढ़ा देती है तो ये चीजें फिर महंगी हो जाती हैं। करेंसी डेप्रिशिएशन, हमारी इंडिया की करेंसी डेप्रिशिएट होगी तो ऑब्वियसली जो प्रोडक्ट और सर्विसेज है उनके प्राइस बढ़ जाएंगे। तो इस तरीके से हम देखते हैं इंडिया में ये कॉजेज हैं जनरली जिनकी वजह से इन्फ्लेशन होती है। अब आरबीआई कैसे कंट्रोल करती है इन्फ्लेशन, जैसे मैंने आपको बताया आरबीआई ने कहा भाई 4% तो बेस है और हम ±2% रखेंगे। तो आरबीआई कंट्रोल कैसे करती है, अगर बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन हो गई, चीजें महंगी हो गई, तो चीजें महंगी होंगी, उसको सस्ता करने के लिए गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, रेपो रेट को बढ़ाना पड़ेगा। जब रेपो रेट बढ़ेगा तो क्या होगा, बैंक आपको महंगा लोन देगी। तो जब आपको बैंक महंगा लोन देगी तो फिर क्या होगा, आप कम लोन लोगे बैंक से, कम लोग जाएंगे बैंक के पास लोन लेने, उससे क्या होगा, लोगों के पास पैसे कम हो जाएंगे। जब लोगों के पास पैसे कम हो जाएंगे, मनी कम हो जाएगा, तो उस केस में उनकी जो डिमांड है वो कम हो जाएगी। तो जब मार्केट में डिमांड कम हो जाएगी तो प्राइसेस ऑटोमेटिक कम हो जाएंगे। तो आप देखिए यहाँ इस तरीके से लिखा है, आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ाया तो लोन महंगे हो गए, लोन महंगे हो गए तो लोग कम बोरो करेंगे, लोग कम बोरो करेंगे तो खर्च भी कम करेंगे, जिससे इन्फ्लेशन कम होगी। तो अगर इस तरीके के मेजर को गवर्नमेंट एडॉप्ट करती है तो उसको बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। तो आप देख सकते हैं ये आरबीआई का सबसे मेन टूल है। तो जब भी इन्फ्लेशन बहुत हाई होती है गवर्नमेंट रेपो रेट बढ़ा देती है आरबीआई, और उसके थ्रू इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। दूसरा हम बात करें, दूसरा, जस्ट ए सेकेंड, दूसरा ऑप्शन है आपके पास सीआरआर और एसएलआर। देखिए ये भी आरबीआई करती है। आरबीआई कहती है हर बैंक को ना अपने पास कुछ परसेंट पैसा रखना होता है। जैसे सपोज कर लीजिए
4% पैसा रखना है, या स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो कि 23% आपको अपने पास रखना है लिक्विड। अब बाकी का 96% क्या करेगी बैंक, लोन दे देगी, ठीक है। बट आरबीआई कहती है अब आप अपने पास 6% रखोगे, इसको इंक्रीज कर दिया तो आप क्या होगा, बैंकों को ज्यादा अपने पास लिक्विडिटी रखनी पड़ेगी, ज्यादा कैश रखना पड़ेगा, वो फिर से कम लोन दे पाएंगे। कम लोन देंगे तो अगेन लोगों के पास कम पैसा होगा, स्पेंड कम करेंगे, जब स्पेंड कम करेंगे तो डिमांड कम हो जाएगी, और जिसकी वजह से फर्दर फिर मार्केट में कम डिमांड होने से इन्फ्लेशन कम हो जाएगी। तीसरा हम बात करते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो आरबीआई क्या करती है, गवर्नमेंट को बॉन्ड सेल करती है। देखिए जब आरबीआई बॉन्ड सेल करती है ना तो बैंक्स को करती है, तो बैंक क्या करते हैं, उस आरबीआई के बॉन्ड्स में पैसा लगा देते हैं, तो फिर से बैंक के पास कम पैसे हो जाते हैं लोन देने के लिए, और अगेन लोगों के पास कम पैसा पहुंचेगा तो इन्फ्लेशन कम होगी। तो ये जनरली स्टेप्स हैं जो आरबीआई एडप्ट करता है इन्फ्लेशन को कम करने के लिए। हम इंडिया की बात कर रहे हैं, गोल क्या है कि करीबन 4% नियर बाई इन्फ्लेशन रखे इंडिया में। अच्छा, इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट क्या होता है आपके ऊपर, तो जनरली एक इम्पैक्ट तो हम सभी को पता है भाई, वैल्यू कम हो जाती है, तो वैल्यू कम हो जाती है तो क्या होगा, आप कम सामान खरीद कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं मैंने। पहला पॉइंट, सेविंग टॉपिक क्या है हमारा, इन्फ्लेशन इंपैक्ट ऑन यू, आपके ऊपर इन्फ्लेशन का क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो सबसे पहला क्या है, सेविंग लूज वैल्यू, इफ इन्फ्लेशन इज 6%, एफडी 5%, तो रियल रिटर्न क्या है, केवल आपको 1% का मिल रहा है। अब देखिए 1% भी ये नेगेटिव है, इन्फ्लेशन 6% हो गई, यानी 100 रुपए का सामान कितने का हो गया, 106 रुपए का। बैंक में आपने 100 रुपए लगाए, बैंक 5% इंटरेस्ट दे रही है, यानी 105 रुपए मिले, तो आपको क्या हुआ, आपको नेगेटिव रिटर्न मिला। तो इन्फ्लेशन ज्यादा होगी तो आपका रिटर्न नेगेटिव होता जाएगा, इन्फ्लेशन कम होगी तो आपका रिटर्न पॉजिटिव होगा। दूसरी बात कर रहे हैं, सैलरीज मे नॉट कीप अप। देखिए आज के टाइम में ऐसा नहीं है, महंगाई बढ़ जाती है तो आपकी सैलरी भी जल्दी बढ़ जाती है। गवर्नमेंट के केस में तो वो डीए वगैरह बढ़ा देते हैं, प्राइवेट जॉब में जनरली ऐसा नहीं होता। तो आपकी सैलरी उतनी ही रहेगी पर महंगाई बढ़ जाएगी, तो क्या होगा, आपकी सैलरी उसको मैनेज नहीं कर पाएगी और आपकी रियल इनकम गिर जाएगी, क्योंकि सामान महंगा आ रहा है और सैलरी उतनी ही है। तीसरा बात करते हैं, लोन बिकम कॉस्टली है। अभी हमने बात की महंगाई को कम करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, आरबीआई के थ्रू लोन को महंगा कर देती है। तो अगर आपको लोन लेना है तो आपको फिर ज्यादा महंगा लोन लेना पड़ेगा, तो ये इन्फ्लेशन का ही तो नुकसान है। फोर्थ, इन्वेस्टमेंट बिकम्स मोर इंपॉर्टेंट। अब देखिए अगर आपको 6% इन्फ्लेशन है और इन्फ्लेशन को बीट करना है, इन्फ्लेशन से ज्यादा रिटर्न चाहिए, तो फिर एफडी से काम नहीं चल पाएगा, फिर आपको म्यूचुअल फंड में करना पड़ेगा, शेयर मार्केट में करना पड़ेगा, रियल एस्टेट में करना पड़ेगा, और बहुत सारे ऑप्शन है जिसमें आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो अगर आपको इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड नॉलेज चाहिए तो हमारा एक और यूट्यूब चैनल है अंकित फाइनेंस क्लब, आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। उसमें काफी वीडियोस बना रखे हैं इन्वेस्टमेंट के, म्यूचुअल फंड के, इन सब के नाम मैं यहाँ लिख देता हूँ, अंकित फाइनेंस क्लब। तो इसमें हमने काफी वीडियोस इन्वेस्टमेंट के बना रखे हैं। तो चलिए अब टॉपिक पे चलते हैं। तो टॉपिक को अगर हम समराइज करें तो आपको शायद समझ में तो आया कि इन्फ्लेशन क्या है। बहुत समरी में अगर आप समझना चाहें तो समझिए, इन्फ्लेशन का मतलब हमने क्या समझा था, प्राइस राइज होते हैं जिससे मनी की वैल्यू कम होती है। क्यों होता है, क्या रीजन है इसके, क्या कॉजेज हैं, तो हमने बताया था डिमांड बढ़ जाती है, कॉस्ट बढ़ जाती है, मनी सप्लाई कम हो जाती है, ग्लोबल फैक्टर्स हैं जैसे हमने क्रूड ऑयल वगैरह की बात की, वो महंगा हो जाता है, तो अल्टीमेटली ये कॉज है। कैसे मेजर करते हैं, सीपीआई और डब्ल्यूपीआई से करते हैं। हम रिटेल कंज्यूमर सीपीआई को देखते हैं। गवर्नमेंट कंट्रोल कैसे करती है, तो रेपो रेट को या अदर टूल हमने बात की, सीआरआर, एसएलआर या गवर्नमेंट बॉन्ड्स को सेल करके इसके थ्रू कंट्रोल किया जाता है। अच्छा, इम्पैक्ट क्या होता है, हमारी एक तो सेविंग कम हो जाती है, लोन महंगा हो जाता है। और सॉल्यूशन क्या है, अगर आपको इन्फ्लेशन से ज्यादा रिटर्न चाहिए तो आपको इन्वेस्ट के लिए स्मार्ट बनना पड़ेगा, आपको वहां इन्वेस्ट करना पड़ेगा जहां आपकी ज्यादा रिटर्न हो इन्फ्लेशन से। और आपको दूसरा अपनी इनकम को बढ़ाना होगा, तो आप अपनी सैलरी बढ़ाइए, बिजनेस कर रहे हैं तो वहां से प्रॉफिट अर्न करिए, तो इस तरीके से आप इन्फ्लेशन को बीट करेंगे। तो ये एक वीडियो बनाया था जिसमें जनरली इन्फ्लेशन से रिगार्डिंग डिस्कशन किया था। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, नोट्स चाहिए कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और भी काफी वीडियो हैं काफी सब्जेक्ट्स के, आप उन्हें एक्सप्लोर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर टुडे।